अपने माननीय सदानंद जी सप्रे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य प्रज्ञा प्रवाह, भाई साहब का आज उद्बोधन अपने को मिलने वाला है। अखंड भारत दिवस और उसकी परिकल्पना क्या है, तो इस विषय में भाई साहब से निवेदन है वो अपने विचार रखेंगे। सब लोगों को स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और कल अपना स्वाधीनता दिवस उत्साह से मनाया जाएगा। इसमें आज के विषय से संबंधित न होते हुए एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता में थोड़ा अंतर है। स्व अधीन है तो स्वाधीन हो गए, लेकिन यदि पुराना ही तंत्र चल रहा है, वो शिक्षा जगत का हो, अर्थ जगत का हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, ये सारे तंत्र यदि पहले जैसे थे अंग्रेजों के समय उसी प्रकार से चल रहे हैं तो हम सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं है। तो तंत्र को भी भारतीयता से जोड़ना ये लंबी प्रक्रिया रहती है, थोड़ी चल भी रही है, लेकिन उसकी गति बढ़ाने में हम सब लोगों ने जो देश के लिए सोचते हैं कुछ न कुछ योगदान इस तंत्र को भारतीय बनाने की दिशा में करना चाहिए। हर एक का अपना अपना क्षेत्र होता है, तब हम कहेंगे कि स्वाधीनता से अब हम स्वतंत्र हो रहे हैं। वैसे स्वाधीनता का यह जो विषय है, साधारणतः जो कुछ स्थान छोड़कर, कुछ लोग छोड़कर या कुछ संगठन छोड़कर अन्य कहीं भी स्वाधीनता के साथ जुड़ा हुआ जो दुखद पहलू है विभाजन का, उसके बारे में विचार नहीं होता है। साधारणतः बड़ा दुखद प्रसंग है, अपनी मातृभूमि का विभाजन हुआ। हम मां मानते हैं और उसी के अंग टूट जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से बेटे को बुरा लगता है, लगना चाहिए। भारत में भी विभाजन अच्छा हुआ ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग होंगे। विभाजन के कारण दुख हुआ है, दर्द हुआ है, ऐसे ही अधिकांश लोग हैं। लेकिन फिर भी इस विषय पर विचार क्यों नहीं किया जाता है, इसका थोड़ा सा हम सोचेंगे तो ध्यान में आता है कि उसका कारण यह है कि गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है तो क्या किया जा सकता है, लेट अस एक्सेप्ट इट। तो विचार ये रहता है कि अब ये जो हो गया, अब इसको दोबारा पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, असंभव श्रेणी का मानते हैं। और जब तक असंभव श्रेणी का मानते हैं तब तक उस दिशा में कुछ विचार करना, उसकी क्या आवश्यकता है, ये लोगों को लगता है। इसलिए भी यही मुख्य कारण कि स्वाधीनता दिवस के समारोह में कहीं भी भारत विभाजन से संबंधित बात नहीं होती है, लेकिन ये बात करनी होगी। हमको ऐसे असंभव के संभव हो गए ऐसे कुछ उदाहरण जब दिखते हैं तब लोगों को ध्यान में आता है, वो मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई वो बात भी असंभव थी, आगे चल करके हो गई। तो आज हमें भारत का फिर से अखंड होना असंभव लग रहा है, तो आगे चल के 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कभी कभी फिर व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मेरे जीवन काल में तो नहीं हो सकता, तो काय के लिए मैं झंझट में पड़ू। लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। कोई भी ऐसी बड़ी घटना होती है तो उस घटना के समय जो लोग उसमें शामिल थे केवल उनके कारण वो घटना नहीं होती है, उनसे भी पहले अनेक लोग रहते हैं जिन्होंने उस दिशा में प्रयास किए और उन सबका सम्मिलित प्रतिफल इस रूप में वह घटना घटित होती। जैसे भारत स्वाधीन हुआ तो भारत को स्वाधीनता किनके कारण मिली, तो 1947 के समय जो जीवित थे और स्वाधीनता के लिए प्रयासरत थे, क्या केवल उन्हीं के कारण स्वाधीनता मिली हमको? तो ध्यान में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लंबा इतिहास रहा है, उस सारे इतिहास में हजारों लाखों लोगों ने उस दिशा में प्रयास किए हैं। आज वे जीवित नहीं है, लेकिन उन सारे प्रयासों के फलस्वरूप हम स्वाधीन हुए हैं। केवल 47 में जो लोग जीवित थे उन्हीं के कारण नहीं, उनका भी योगदान है, पहले के लोगों का भी योगदान है।
तो ऐसे जो लंबे समय बाद होने वाली घटना रहती है, उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। इस दिशा में देखेंगे तो दुनिया के इतिहास में 2-3 उदाहरण है, संक्षेप में विचार करेंगे तो इजराइल का उदाहरण अपने सामने आता है। 1700-1800 साल तक उन्हें तो उनकी भूमि से भी भगा दिया गया था। उनका देश इजराइल में एक भी यहूदी नहीं रहता, सब इधर उधर चले गए। भारत में भी कुछ आए थे, अन्य जगहों पर भी गए, दुनिया के अन्य अन्य देशों में गए। अब उनके लिए फिर से वापस इजराइल में जाना यह असंभव श्रेणी की बात थी कि नहीं थी? थी। और कितने पीढ़ी तक उन्होंने उस बात को हृदय में संजो के रखा। 60-70 पीढ़ियां उनकी बीत गई, लेकिन उन लोगों ने हमारा इजराइल है, हम उस भूमि पर वापस जाएंगे, यह बात कभी भी वे लोग भूले नहीं। और अगली पीढ़ी, हर पीढ़ी को उस बात को भूलने नहीं दिया गया। कोई उनसे पूछता होगा कि भाई आप कैसे जाओगे, कब जाओगे? बोले कब जाएंगे नहीं बता सकते, कैसे जाएंगे नहीं बता सकते। तो फिर जाओगे? हाँ हाँ जाएंगे, जरूर वापस अपने भूमि में जाएंगे। और यह जो संकल्प रहता है, यह जो टीस पीड़ा रहती है उस बात की, वह यदि समाज पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है तो आगे चल करके जब उसके लिए अनुकूल प्रसंग आता है, उस समय पर वह बात हो सकती है, की जा सकती है। अपने भी यहाँ भी देखिए, स्वाधीनता संग्राम में वासुदेव बलवंत फड़के जैसे, राम सिंह कूका जैसे जो महापुरुष हुए 19वीं सदी में। 1857 का स्वातंत्र युद्ध असफल हुआ, अंग्रेजों ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। उसके बाद के कुछ वर्षों में ये दो महापुरुष हुए। उदाहरण के लिए मैं, अन्य अनेक भी है उसमें, उन्हें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि मेरे जीते जी भारत स्वाधीन नहीं हो सकता। जैसे वासुदेव बलवंत फड़के, राम सिंह कुका, इनको मालूम था कि मेरे जीते जी, मेरे जीवन काल में भारत स्वाधीन नहीं होगा। और फिर भी उन्होंने जान लगा दी, जान न्योछावर कर। क्यों? क्योंकि उन्हें जैसे ये दिख रहा था कि मेरे जीवन काल में यह नहीं हो सकता, वैसे उनका एक दृढ़ विश्वास था कि आगे चलकर 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, जितना भी समय लगे, मेरी भारत माता फिर से स्वाधीन होगी। 3 पीढ़ी लग जाए, 4 पीढ़ी लग जाए, जितना भी होता है। ऐसी ही सोच के कारण इन सब महापुरुषों ने, जो प्रारंभिक काल में, स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभिक काल में जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनका यही विचार रहा था। और इसीलिए 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तो इन सब लोगों का उसमें योगदान है। आज हमको भारत का अखंड होना असंभव दिख रहा है, अपने जीवन काल में होते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या हमने अब उस दिशा में कुछ नहीं करना कि अब मेरे जीते जी तो हो ही नहीं सकता, मैं काय को झंझट में पड़ू, मैं क्यों करूं? एक ये सोच होती है, और दूसरी वो राम सिंह कूका, वासुदेव बलवंत फड़के वाली सोच होती है कि मेरे जीवन काल में नहीं होगा, आगे कभी कभी तो होगा ना। तो उसमें इन सब योगदानों का वह एक संकलित परिणाम रहेगा। तो मेरा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। ऐसी सोच के साथ जैसे स्वाधीनता के लिए अपने महापुरुषों ने प्रयास किए, सब कष्ट सहे, जीवन बलिदान हो गया कईयों का। तो आज हमको अखंड भारत कैसे होगा मान लीजिए नहीं दिख रहा है। हालांकि अपन थोड़ा सा विचार करेंगे तो कुछ बातें ध्यान में आती है कि आज भी करने लायक कुछ बातें हैं। एकदम से उनसे भारत अखंड होगा ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उस दिशा में 1 कदम 2 कदम हम चलेंगे। ऐसे अनेक पीढ़ियां जब चलेंगी तब जाकर के किसी समय यह भारत फिर से अखंड होगा। ऐसा दृढ़ विश्वास मन में रखते हुए विभाजन के विषय पर कुछ हमने सोचना, चिंतन करना, यह प्रक्रिया चलानी चाहिए। जब भारत के भी मैं एक और उदाहरण, 1-2 और उदाहरण ले लेता हूं जिससे ध्यान में आ जाएगा कि कभी असंभव दिखने वाली बात संभव हो जाती है। जर्मनी का, टूटे हुए जर्मनी का फिर से जुड़ जाना, यह भी किसी से में असंभव ही दिखता था। सोवियत संघ, इतने टुकड़े उसके हो गए, कोई सोच सकता था क्या? महाशक्ति, कितने टुकड़े हो गए। तो दोनों तरह की बातें होती हैं।
अपने यहाँ भी स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1940 में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया कि जिसको कहा गया कि पाकिस्तान प्रस्ताव, हालांकि उसमें पाकिस्तान ये शब्द कहीं नहीं था, लेकिन हम अलग हैं, हम अलग कौम है, हमारे लिए अलग देश चाहिए। यह इस प्रकार का प्रस्ताव 1940 में मुस्लिम लीग ने पारित किया। उस समय स्वाधीनता संग्राम का एक अहिंसक प्रयासों का जो साझा मंच था कांग्रेस, इस नाम से मैं जानबूझ करके इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी स्वाधीनता मिलने के बाद यह कहा हुआ है, लिखा हुआ है कि यह कांग्रेस जो एक साझा मंच था जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी सम्मिलित थे, क्योंकि यह स्वाधीनता का प्रयास है। अब हमें स्वाधीनता मिल गई है, ये गांधी जी का कथन है, अब हमें स्वाधीनता मिल गई है तो अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और विचारधाराओं के आधार पर दलों संगठनों का निर्माण होना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन ठीक है, उस बात को नहीं माना गया, कारण जो भी रहा। तो 1940 में जब मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। बहुत तुरंत सटीक प्रतिक्रिया देना ये उनका एक विशेषता थी नेहरू जी की। कोई भी बात उनसे पूछी जाती है तो एकदम सटीक प्रतिक्रिया उनकी, इमीडिएट, सोचने की जरूरत नहीं है। सब लोगों में ये बात नहीं होती, नेहरू जी में थी। अब ये चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग ने वो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि मीडिया ने उसको पाकिस्तान प्रस्ताव पारित इसी रूप में छापा, हालांकि प्रस्ताव में कहीं पाकिस्तान नाम नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इनसे पत्रकारों ने पूछा कि पाकिस्तान ने विभाजन का प्रस्ताव पारित किया हुआ है, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया हुआ है, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन इट? तुरंत नेहरू जी का उत्तर था, दोज हु टॉक ऑफ पार्टीशन लिव इन पैराडाइज ऑफ फूल्स। स्पष्ट रूप से नेहरू जी ने कहा, जो विभाजन की बात करते हैं वे मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं, फैंटास्टिक नॉनसेंस। यह भी उनके शब्द प्रयोग थे पाकिस्तान निर्मिति के लिए जो प्रस्ताव आया था, फैंटास्टिक नॉनसेंस। यानी उस समय भी नेहरू जी को भी लगता था, दिखता था कि भारत का विभाजन नहीं हो सकता। 7 वर्षों के अंदर विभाजन हो गया कि नहीं? बांग्लादेश के निर्माण का कोई सोच सकता था क्या? कोई नहीं सोच सकता था। बांग्लादेश बन गया कि नहीं? पाकिस्तान से अलग हुआ कि नहीं? अभी अभी जो अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया, तो अधिकांश लोगों का यही सोचना था कि हालांकि ये टेम्पररी प्रोविजन के रूप में अपने संविधान में है, लेकिन नाउ इट हैज बिकम परमानेंट एंड नाउ इट कैन नॉट बी रिपीट। अब इसको वापस नहीं लिया जा सकता, ये 370 हमेशा रहेगा, ऐसा अधिकांश लोग सोचते थे कि नहीं? 370 हटना असंभव है। पिछले साल वह असंभव भी संभव हो गया कि नहीं? तो ऐसी अनेक घटनाएं रहती हैं कि जो किसी समय असंभव लगती है और आगे चल करके वे घटना हो जाती है। तो आज हमको यदि लगता है कि भारत का फिर से अखंड होना असंभव है, तब भी हमने इस दिशा में कुछ सोचना और कुछ करना चाहिए, इस बात की आवश्यकता है कि नहीं है? और ऐसी सोच वाले लोग बिल्कुल एडमेंट होने चाहिए। अरे भारत अखंड होगा क्या? हाँ होगा। कैसे होगा? नहीं मालूम। कब होगा? नहीं मालूम। होगा क्या? होगा होगा होगा। कोई उत्तर नहीं है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन दृढ़ विश्वास यह है, श्रद्धा है कि भारत फिर से अखंड होगा, जो इजराइलियों ने किया था। 60-70 पीढ़ियों तक उस असंभव बात के लिए वे हृदय में बनाए रखे। तो क्या भारत में हम लोग इस बात को अपने हृदय में नहीं रख सकते हैं कि हाँ, और फिर उस दिशा में आज मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जैसे राम सिंह कूका जी ने किया, फड़के जी ने किया, जितना वो कर सकते हैं उतना किया, ठीक है, मेरे जीवन में नहीं होगा। तो आज यह असंभव दिख रहा है, इसलिए मैं इस दिशा में सोचूंगा ही नहीं, कुछ करूंगा ही नहीं। इस सोच को लोगों के मनों से, दिलों से हटाना पड़ेगा।
और उसमें ये इस प्रकार के जो प्रसंग है दुनिया भर के और भारत के भी, उनका जब उल्लेख किया जाता है तब ध्यान में आता है कि हाँ भी बात तो सही है, हो सकता है। इस स्थिति में आते हैं, आज लाखों लोग इस स्थिति में हैं अपने देश में लाखों लोग हैं जो इसी सोच के हैं कि भारत अखंड कैसे होगा नहीं मालूम, कब होगा नहीं मालूम, होगा कि नहीं होगा, होगा, डंक की चोट पे कहेंगे होगा। और आज उस दिशा में जितना करने लायक है उतना मैं करूंगा, करूंगी, ऐसी सोच वाले लाखों लोग हैं। लेकिन ऐसे सोच वाले करोड़ों लोग होने चाहिए। तो ये दायित्व इन लाखों लोगों का है, जिसमें हम आप सब शामिल हैं, आज का वक्ता भी और आज के श्रोता भी, ये भी शामिल है कि अन्य लोगों के दिलों में हाँ यह हो सकता है और इसलिए आज इसके लिए जितना मैं कर सकता हूं मैंने करना चाहिए, ऐसी सोच अपने परिचित सर्कल में बने और बढ़े। वो अपने माध्यम से होगा, जो लाखों लोग हैं इनके माध्यम से होगा, और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी गति और बढ़ानी होगी। तो विभाजन क्यों हुआ यह यदि सोचना प्रारंभ करते हैं, थोड़ा संक्षेप में ही बात करेंगे क्योंकि समय की मर्यादा है। मैंने घड़ी सामने रखी हुई है, समय की मर्यादा है, लेकिन आज के समय पर साधारणतः कुछ संकेतात्मक बातें भी आती हैं, तो उसका थोड़ा सा वृहद अर्थ हम लोग लगा सकते हैं। आज उस प्रकार के साधन भी उपलब्ध हैं, उस प्रकार का साहित्य भी उपलब्ध है, थोड़ा जिसमें गहराई में जाना पड़ता है, उपलब्ध है। तो इस दिशा में साधारणतः मूल कारण क्या है यह यदि सोचना शुरू करते हैं, तो मूल कारण इसमें ध्यान में आता है कि राष्ट्र के संबंध में भ्रामक धारणा, ये अंग्रेजों ने जानबूझ करके यह बात फैलाई, जानबूझ करके योजनाबद्ध रूप से उन्होंने अनेक बातें बड़ी योजनाबद्ध रूप से की हुई है। जैसे हमारी शिक्षा पद्धति को उन्होंने ऐसा बना दिया है, आज अब हम उसमें से निकलने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जितना उसमें से बाहर निकलना चाहिए और अपने ढंग की शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए उतनी नहीं है। वो अंग्रेज बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे, मेकाले का नाम लोग लेते हैं। तो जो तंत्र की बात अपनी प्रारंभ में हुई थी वो इसी सिलसिले में। लेकिन ये सब होते हुए भी राष्ट्र के बारे में ही भ्रामक धारणा, उन्होंने कहा कि तुम लोग एक राष्ट्र तो थे ही नहीं भाई, कितने सारे राज्य थे, तुम एक तो थे ही नहीं, कभी एक राष्ट्र कहां के हो गए। तो पता नहीं कैसे यह बात हमारे उस समय के स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व वालों को भी सही लगी। ये नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण विस्तार में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा इसका कहीं ना कहीं हमने व्यक्तिशः कुछ अध्ययन अवश्य करना चाहिए क्लैरिटी के लिए। संक्षेप में बताना हो तो राष्ट्र और नेशन ये समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि राष्ट्र की जो अवधारणा है वो भू सांस्कृतिक है और नेशन की जो अवधारणा है वो भू राजनीतिक है, जियो पॉलिटिकल, और वह है जियो कल्चर। पश्चिम में और भारत के बाहर साधारणतः सब जगह यह दूसरी भारत की जो संकल्पना है राष्ट्र के बारे में वह नहीं है, और इसलिए उन लोगों के लिए राष्ट्र और राज्य, नेशन एंड स्टेट समानार्थी है। और इसलिए एक राष्ट्र यदि है तो राज्य भी एक ही होना चाहिए, और भारत में तो अनेक राज्य थे इसलिए भारत एक राष्ट्र नहीं था। ऐसा उन्होंने जो तर्क दिया, उस तर्क को सही सटीक उत्तर दिया जा सकता था, दुर्भाग्य से वैसा उत्तर नहीं दिया गया, बल्कि अपने उस समय के नेतृत्व के कहने में भी, बोलने में भी यह बात आ गई कि हाँ भी हम एक राष्ट्र नहीं थे। और इसीलिए एक बड़े नेता ने उस समय के जो एक पुस्तक लिखी, स्वाधीनता संग्राम का बहुत बड़ा नेतृत्व है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी भारत के लिए पुस्तक, भारत पर पुस्तक लिखी थी, लेकिन उसका शीर्षक दिया ए नेशन इन मेकिंग। यानी जो बात अंग्रेज कह रहे थे वह बात इनको भी जची। वो भी यही कहते हैं, हम आए, हम तुमको एक राष्ट्र बना रहे हैं, तुम एक राष्ट्र तो थे ही नहीं।
तो यह नेशन इन मेकिंग के संकल्पना के कारण से अब ये किसका राष्ट्र है? पुराना तो नहीं है, अब नया बन रहा है, तो किन का है? तो यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं उन लोगों का है। मुख्य रूप से दो समुदाय हैं। तो ये दो समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, इनकी मिली जुली संस्कृति के आधार पर अब हम राष्ट्र बनाएंगे, इस दिशा के प्रयास प्रारंभ हुए। तो मुस्लिम समाज में भी दो प्रकार के लोग थे। एक जिसको हम राष्ट्रभक्त श्रेणी के कह सकते हैं, और दूसरा जिनको हम अलगाववादी प्रवृत्ति के कह सकते हैं कि हम अलग हैं। एक है कि हम एक हैं, दूसरा प्रकार है हम अलग हैं। दोनों प्रकार के थे। तो ये जो मिली जुली संस्कृति, यह भी एक कोई भ्रामक धारणा है। अरे संस्कृति तो एक होती है, मिली जुली क्या होता है? ये केवल यहाँ हिंदू के साथ मुसलमान भी है तो यहाँ की मिली जुली संस्कृति हो गई, जिसके आधार पर अपना देश बना। जापान के लोग कभी ऐसा सोचते हैं क्या? इंग्लैंड के लोग कभी ऐसा सोचते हैं क्या? कभी सोचा उन्होंने कि इंग्लैंड में भाई हम ईसाई लोग हैं, साथ में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, तो ये अपनी ब्रिटिश कल्चर इज कंपोजिट, ऐसा कभी उन्होंने कहा हुआ है क्या? ना, वो केवल ब्रिटिश कल्चर ही बोलेंगे। हमारी संस्कृति ब्रिटिश संस्कृति, ठीक है, हिंदू मुसलमान सब रहते होंगे, वो उस संस्कृति के साथ समरस होंगे। जापान, दुनिया के सारे देश देख लीजिए, सब कहते हैं कि हमारी संस्कृति, उसके आधार पर हमारा यह देश हमारा। दुर्भाग्य से भारत में इस दिशा में जैसी स्पष्टता होनी चाहिए थी वह नहीं थी, और अंग्रेजों के झांसे में हमारा उस समय का नेतृत्व आ गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते समय उन महापुरुषों के बारे में मन में अनादर का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया प्रामाणिकता से उनको लगता था कि इससे भारत का भला होगा, भारत स्वाधीन होगा, इसलिए किया। जैसे 1857 का स्वाधीनता संग्राम क्यों असफल हुआ, इसका कहीं कोई मीमांसा करना शुरू करता है, जो कुछ कारण ध्यान में आते हैं कि इन कारणों से यह स्वाधीनता संग्राम प्रथम असफल हुआ, तो उसमें से एक कारण यह आता है कि नहीं, कि यह जो निर्धारित समय और तिथि थी उसके पहले प्रारंभ हो गया, और इस कारण से अंग्रेज सचेत सतर्क हो गए, और यह विफल होने का बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। तो किनके कारण से समय से पहले स्वाधीनता यह संग्राम प्रारंभ हो गया, इसका विचार करते हैं तो अमर शहीद मंगल पांडे का नाम सामने आता है। अब उन्होंने किन कारणों से किया वगैरह, उसके भी अपने अपने जस्टिफिकेशन हो सकते हैं भी, लेकिन वह एक प्रमुख कारण बना ना संग्राम असफल होने का। लेकिन क्या इसके कारण मंगल पांडे जी के बारे में हमारे मन में कोई अनादर का भाव उत्पन्न होगा? क्या नहीं होगा। उन्होंने प्रामाणिकता से उनको जो सही लगता था वो किया, अच्छी बात के लिए किया। वो बात गलत थी, उद्देश्य गलत नहीं था। तो ऐसा सोच यदि रखते हैं तो विभिन्न महापुरुषों के द्वारा यदि कोई इस प्रकार की गलतियां त्रुटियां हुई हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता है, उन महापुरुषों के बारे में मन में यथावत आदर का भाव रखते हुए, लेकिन ये करना होगा, क्योंकि वैसी गलती दोबारा न हो। यह जो इस समाज को और आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, तो उसके लिए इतिहास का ऐसा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो दुर्भावना न रखते हुए, उनके प्रति अनादर का भाव न रखते हुए, यदि महापुरुषों से कोई त्रुटियां गलतियां हुई हैं, उनके बारे में विचार करना पड़ेगा, और हमारे द्वारा अब उस प्रकार की गलती नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ऐसी दृष्टि से हमने थोड़ा सा इस घटनाक्रम का विश्लेषण करना चाहिए। साधारणतः लोग कहते हैं कि जो अलगाववादी मुस्लिम लोग हैं उनके लिए जो तुष्टीकरण की नीति चल पड़ी वह बहुत बड़ा कारण है, और व्यावहारिक कारण वास्तव में यह है, व्यावहारिक कारण।
लेकिन यह मुस्लिम तुष्टीकरण क्या कैसे शुरू हुआ, इसकी जब विचार करना प्रारंभ करते हैं, मैं केवल एक घटना का उल्लेख करूंगा, केवल एक। 1905 में बंगाल के विभाजन का षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा, बंग भंग जिसको कहा गया, और उसने सारे देश में जागृति लाई। केवल बंगाल में नहीं, बंगाल के लोगों ने तो उसका विरोध किया ही, लेकिन केवल बंगाल तक वह विरोध सीमित नहीं था। देश एक है ना, सारे देश भर में इस बंग भंग के विरोध में वातावरण बना। एक जो बहुत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहलाती है, लाल बाल पाल, ये त्रिमूर्ति भी साधारणतः यह जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है, इसमें उन्होंने जिस तरह से काम किया और योगदान दिया, उसके कारण से उनको उस काल की वह त्रिमूर्ति है स्वाधीनता संग्राम की, ऐसा स्टेटस उन तीनों को प्राप्त हुआ, लाल बाल पाल। यह बंग भंग विरोधी आंदोलन के माध्यम से, उसके कारण से। अब यदि हम देखते हैं इतिहास, तो ध्यान में आता है कि उस बंग भंग विरोधी आंदोलन में हिंदू और मुसलमान ये दोनों ही शामिल हुए थे, दोनों। और इस आंदोलन के दौरान एक गीत जो था, जो आनंद मठ के लिए रचा गया था, बंकिम दा ने रचा था कई वर्ष पहले, वह गीत वंदे मातरम, वह गीत इस आंदोलन के दौरान इतना उसका लोगों को हृदय में आ गया कि अरे वंदे मातरम वंदे मातरम। उसके बाद से हर स्वाधीनता संग्राम सेनानी भारत माता की जय और वंदे मातरम, इन दो के लिए जान की बाजी लगा देते थे। हम जानते हैं कि जितने क्रांतिकारियों को फांसी भी हुई, तो फांसी की सजा होते समय जब मृत्यु हो रही है, उस समय उन लोगों के मुंह से यही शब्द निकलते थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ऐसा जो वंदे मातरम का मंत्र है, यह स्वाधीनता संग्राम का एक स्फूर्तिदायक मंत्र बन गया। वह हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से उसमें शामिल होकर के उन जुलूसों में, उन कार्यक्रमों में, और जितने जोर से हिंदू कहता था वंदे मातरम, उतने ही जोर से मुसलमान भी कहते थे वंदे मातरम। उसमें उनको किसी को ऐसा नहीं लगा कि इसमें हमारे मजहब के लिए कुछ गलत बात हो रही है, एक को भी नहीं लगा। स्वयं ढाका का जो नवाब था सलीमुल्लाह, वह भी इस बंग भंग विरोधी आंदोलन में शामिल था। आगे चल करके अंग्रेजों ने उसे अपनी तरफ कर लिया, लेकिन भले ही वो उस तरफ चला गया, लेकिन उसका भाई अतीकुल्ला और भी अनेक बंगाल के मुस्लिम नेता यह इस बंग भंग विरोधी आंदोलन और उसके माध्यम से वंदे मातरम, ये सब, और बड़ी संख्या में, इक्के दुक्के नहीं। अंग्रेजों ने ये देखा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। उनके प्रयास प्रारंभ से चल रहे थे कि थोड़ा सा अलग अलग वाला विचार उनके मन में हम प्रविष्ट करा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर शासन करना सरल होगा कि दोनों मिलकर के स्वाधीनता के लिए प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने बंग भंग विरोधी आंदोलन में देखा कि बड़ी संख्या में मुसलमान भी इसमें शामिल हो रहे हैं बगैर किसी अलग आह्वान के, हे मुस्लिम भाइयों आप भी इस संघर्ष में आइए, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं थी। देशभक्ति का जो आवाहन जिस पर हिंदू चला, उसी आवाहन पर मुसलमान भी चला। ये इतिहास है वंदे मातरम का। उससे पहले भी अनेक घटनाओं में यह सिद्ध हुआ है कि इन दो समुदायों में जो ऐतिहासिक कारणों से दूरी थी, वह धीरे धीरे दूरी पटने लगी थी। 1857 से यह प्रक्रिया, उसके भी थोड़ा पहले से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लोकमान्य तिलक जी ने जो शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव प्रारंभ किए, उसमें भी जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय भी सम्मिलित होता था, उनके कट्टर लोगों के द्वारा उसका विरोध किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में, तो यह स्थिति 1905 तक भी थी। इसलिए बंग भंग विरोधी आंदोलन में और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज शामिल हुआ। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये ऐसा प्रक्रिया चलती रही तो हमको धीरे धीरे यहाँ से अपना साजो सामान समेट करके वापस इंग्लैंड जाना पड़ेगा।
तो क्या करना, तो उन्होंने, बहुत धूर्त दिमाग वाले थे, बहुत, उन्होंने सोचा कि चलो कोई मुस्लिम अलगाववाद को जिसके द्वारा बढ़ावा मिलेगा ऐसी किसी संस्था को बनवाया जाए। तो जिन मुस्लिम नेताओं से अंग्रेजों के थोड़े ठीक ठाक संबंध थे, उनके माध्यम से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। मैं जानबूझ करके करवाई इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो इतिहास व्यवस्थित रूप से पढ़े हुए हैं उन्हें ध्यान में है कि अंग्रेजों की इस सब में कितनी कुटिल भूमिका थी। लेकिन ये जो इनका ईस्वी सन है, वह यदि बारीकी से देखते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में आएंगी। 1905 बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। अब इस नजरिए से जब हम देखेंगे इन दो सनों को, 1905 और 1906, तब ध्यान में आएगा अंग्रेजों का कैसा षड्यंत्र था अलगाववादी मुसलमानों को लेकर के। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ही अलगाववादी विचार को लेकर के हुई। तो स्वाभाविक रूप से हम अलग है, और पर धीरे धीरे हमें अलग देश चाहिए, इसलिए 1940 के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से अलग देश की मांग का प्रस्ताव पारित किया 1940 में। लेकिन ये प्रक्रिया 1906 से प्रारंभ हो गई थी मुस्लिम लीग के माध्यम से, और वो धीरे धीरे बढ़ी। अब एक विडंबना देखो, 1905 में जो बंग भंग की योजना अंग्रेजों ने बनाई, इस प्रचंड आंदोलन के कारण से अंग्रेजों को उस योजना को निरस्त करना पड़ा। वे बंगाल का जैसा उन्होंने सोचा था वैसा विभाजन नहीं कर सके। अब देखो, एक प्रांत का विभाजन जिस देश ने सहन नहीं किया, आगे चल करके 40-41 वर्षों में ऐसी स्थिति बनी कि प्रांत तो छोड़ो, ये पूरे देश का विभाजन हो रहा है और देश देखता रह गया और विभाजन हो गया। क्या यह विडंबना नहीं है? एक प्रांत का विभाजन जिस देश ने रोक दिया, नहीं होने दिया प्रांत का विभाजन, वही देश खुद अपने देश का विभाजन हो रहा है और प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा सा इसके कारण मीमांसा करते हैं तो एक मुख्य कारण ध्यान में आता है कि यह जो मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह शनै शनै बढ़ती गई। अब इसमें ठीक है, सब प्रकार के नेताओं की किसी न किसी रूप में भूमिका रही, अच्छे विचार से लेकिन गलत बात के लिए। इतिहास से ये विश्लेषण में से ये निकालना पड़ेगा। इसमें किसी को विभाजन का दोषी कौन है वगैरह ऐसे सोच के साथ ये अपन नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो सच है वो सच है। यदि बताना हो कि क्या क्या त्रुटियां हुई, एक दो केवल उल्लेख करता हूं। यह जो बंग भंग निरस्त हो गया, मुस्लिम लीग का नेतृत्व पूरी तरह निराश हो गया। उनमें से कुछ लोगों ने तो राजनीति से संन्यास भी ले लिया था, इतिहास बताता है। तो ऐसे हताश निराश मुस्लिम लीग को यदि किनारे पर ही रख दिया जाता, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो अपनी मौत यह मुस्लिम लीग मर जाती। लेकिन वह जो मिलीजुली संस्कृति वाला कीड़ा लग गया था दिमाग को, मस्तिष्क को, तो देखिए कि जो कांग्रेस बड़ी आसानी से मुस्लिम लीग को प्रभावहीन कर सकती थी, उसी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ अधिवेशन किया। एक ही स्थान पर लखनऊ में हुआ था, एक ही स्थान पर, और प्रस्ताव पारित किए। वो प्रस्ताव भी जो मुस्लिम लीग की जो गैरवाजी बहुत गलत मांगे थी, उन मांगों को स्वीकार करने वाला वह एक दोनों के बीच में समझौता इस रूप में हुआ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और मुस्लिम समाज में भी राष्ट्रवादी सोच वाले बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान थे। मुझे बताने की आवश्यकता, हम लोग कई लोगों को जानते भी हैं, उसमें से एक न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला जी,
ये बहुत बड़े विद्वान थे, मुस्लिम थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। और देश स्वाधीन हुआ तो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये सदस्य रहे, मंत्री रहे। इस बड़े स्तर के यह छागला जी, उन्होंने क्या कहा हुआ है, मैं तो थोड़ा सा प्रत्यक्ष जो शब्द है वही आप सुन सकें इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। लगभग मुझे याद तो है लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा हूं। मोहम्मद करीम छागला जी कह रहे हैं, ये कोई हिंदुत्ववादी नेता नहीं कह रहा है। मोहम्मद करीम छागला जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वे कह रहे हैं, मुझे वास्तविक शिकायत यह है कि राष्ट्रवादी मुसलमानों के प्रति न केवल कांग्रेस अपितु महात्मा गांधी भी उदासीन रहे। उन्होंने जिन्ना एवं उनके सांप्रदायिक अनुयायियों को ही महत्व दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उन्होंने हमारा समर्थन किया होता तो हम जिन्ना की हर बात का खंडन कर देते और विभाजनवादी आंदोलन के प्रारंभ काल में ही, विभाजनवादी आंदोलन के प्रारंभ काल में 1907 के बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई ना विभाजनवादी, उसके प्रारंभ काल में ही पर्याप्त संख्या में मुसलमानों को राष्ट्रवादी बना देते, ये छागला जी कह रहे हैं। और इस तरह की बातें अन्य भी मुस्लिम नेताओं ने कही हुई है कि यह जो अलगाववादी मुस्लिमों को प्रोत्साहन देना, उनके साथ उठना बैठना, उन्हें महत्व देना, और जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उनकी उपेक्षा करना, ऐसे अनेक उदाहरण अपने को दिखेंगे, इसलिए हर उदाहरण को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 1907 में यह जो मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, 1940, 45, 46, 47 ये आते आते इस स्थिति में अपनी देश आ गया कि देश का विभाजन, जिसको नेहरू जी ने भी फैंटास्टिक नॉनसेंस कहा था 1940 में, 1947 में वे ही नेहरू जी इस अखंडित भारत का जो हिस्सा है उसके प्रधानमंत्री बने थे। 7 साल पहले जिस बात को फैंटास्टिक नॉनसेंस कहा, उस बात को 1947 में जीते जी उन्होंने देखा, बल्कि सिग्नेटरीज में से 2-3 जो थे उनमें से एक नेहरू जी भी थे, कांग्रेस के बड़े नेता होने के कारण से, यानी स्वीकार किया कि पाकिस्तान अलग बनेगा। तो इस तुष्टीकरण के कारण से कैसी कैसी स्थिति बनी, यह जब हम ध्यान में देते हैं, देखिए 1937 में एक निर्वाचन हुआ था, देशव्यापी पूरे देश में निर्वाचन था। उस समय कुछ एक कम्युनल अवार्ड कुछ साल पहले पारित किया गया था, उस कम्युनल अवार्ड के आधार पर यह निर्वाचन था 1937 का। उसमें क्या था कि कुछ समुदायों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया गया था, उसमें से मुस्लिम समुदाय के लिए भी आरक्षित सीटें थी। आज भी, आज मुस्लिमों के लिए तो नहीं लेकिन अन्य अन्य वर्गों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, उसके सामाजिक कारण है। लेकिन वह आरक्षण कैसा है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट है वह तो मुसलमान या जो भी दलित या ओबीसी या जिनके लिए भी वो आरक्षित सीट है, तो कैंडिडेट उस वर्ग का होना चाहिए, ऐसा आज के आरक्षण का नियम है। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी लोग मतदान कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि वो दलितों के लिए आरक्षित सीट है तो केवल दलित ही वोटिंग करेंगे, और किसी समुदाय के लिए आरक्षित सीट है तो केवल उस समुदाय के लोग ही वोटिंग करेंगे, ऐसी आज स्थिति। लेकिन उस समय की नियम इसी प्रकार के थे। तो ये जो लगभग 500, प्रिसाइसली कहना हो तो 485, ये 485 सीटें देश भर में मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी, जिसमें कैंडिडेट भी मुसलमान और वोटर भी केवल मुसलमान, ऐसा था। तो 1937 के ये जो 485 मुस्लिम सीटों पर स्वाभाविक रूप से मुस्लिम लीग ने सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, स्वाभाविक था।
लेकिन चुनाव परिणाम कैसा निकला कि मुस्लिम लीग को सिर्फ 20-22% सीटों पर ही, जो केवल मुसलमानों वाली ही सीटें हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, देश भर की सीटों का बात नहीं हो रही है, केवल जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट है, वोटर भी केवल मुसलमान, ऐसी सीटों पर मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा सारी की सारी, और उन्हें केवल 108 सीटों पर सफलता मिली 485 में से। 20-22% होता होगा, तो वोट भी कम मिले और सीटें भी कम मिली। 31 वर्ष तक, 1906 से लेकर 1937 तक 31 वर्षों तक जहरीला प्रचार मुस्लिम लीग सतत करती जा रही है, और उसके बाद भी यह स्थिति बनती है कि उनको इतनी कम सीटें मिलती, इतने कम वोट मिलते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि 1940 में नेहरू जी ने दोज हू टॉक ऑफ पार्टीशन लिव इन पैराडाइज ऑफ फूल्स जो कहा था, उसके पीछे यह एक बहुत बड़ा कारण है कि सारी बातें एक मुस्लिम लीग ने कर ली, उनको कुछ नहीं मिला, ना के बराबर मिला, इसलिए दोज हू टॉक ऑफ पार्टीशन लिव इन पैराडाइज ऑफ फूल्स, ये नेहरू जी कह सके। लेकिन 1947 में जो ये विभाजन हुआ, उसके पहले 1945-46 में एक निर्वाचन और हुआ था 37 जैसा ही, उन्हीं नियमों के आधार पर, कम्युनल अवार्ड के नियमों के आधार पर। तो उस चुनाव में भी मुस्लिम लीग ने सारी की सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जैसे 1937 में किए थे। लेकिन जहां 37 के चुनाव में उन्हें मुश्किल से 20-22% सीटों पर विजय मिली थी, 1945-46 के चुनाव में मुस्लिम लीग 100% सीटों पर जीती, 100% सीटों पर, और केवल सारी सीटों पर जीती इतना ही नहीं, उन्हें लगभग 90% वोट मिले। अपन कल्पना कर सकते हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स रहते हैं, उस समय भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन जिसको कहते हैं ना स्वीप करना, तो सारी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने 90% लगभग वोटों को प्राप्त किया। यानी 1937 तक वे जिस विभाजन वाली बात को, हम अलग हैं वाली बात को अपने ही मुस्लिम समाज के गले नहीं उतार सके थे, 7-8 वर्षों में ऐसी स्थिति बनी कि उनको 90% वोटों के साथ 100% सीटों पर सफलता मिलती है। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है मात्र 7-8 वर्षों में। अब इसके लिए भी स्वाभाविक रूप से जो तुष्टीकरण की प्रक्रिया और तेज हुई, अधिक तेज हुई 1937 के बाद। अवसर तो ये था कि अलगाववादियों को किनारे किया जा सकता था, लेकिन वंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद जैसी स्थिति बनी थी, उस समय जो कर सकते थे वो नहीं किया। जिस कारण से नहीं किया, उसी कारण से इन चुनावों के बाद की परिस्थिति, 37 के चुनावों के बाद की परिस्थिति में वो फिर से नहीं किया जा सका। बल्कि अब और अधिक तुम क्या चाहते हो, क्या जरूरत थी ये सब करने की? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन किया। और जो गांधी जी से छागला जी ने विशेष रूप से शिकायत की है गांधी जी के प्रति, मैंने पढ़ा भी था उसको, मुझे शिकायत है कि न केवल कांग्रेस अपितु महात्मा गांधी भी उदासीन रहे राष्ट्रवादी मुसलमानों के प्रति। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दिखता है 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, इन दो नेताओं के बीच, एक कांग्रेस के नेता और एक मुस्लिम लीग के नेता, इन दो बड़े नेताओं के बीच 17-18 दिन तक वार्तालाप चला, समझौता वार्ता जिसको कहते हैं, 17-18 दिन तक। अब कायदे से तो गांधी जी इतने बड़े स्तर के थे, उस तुलना में जिन्ना की क्या स्थिति थी? न जिन्ना की, न ही उसकी पार्टी की, तो कोई महत्व देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन केवल चर्चा ही नहीं हुई,
गांधी जी स्वयं जिन्ना के घर जाकर के चर्चा करते थे। इन सारे दिनों में रोज गांधी जी जिन्ना के घर जाते थे और चर्चा करते थे, और वो जितने इस प्रकार से क्या क्या चाहते हो कहते गए, उतने जिन्ना अकड़ता गया। स्वाभाविक है ये। तो यह भी एक कारण है कि जिन्ना का कद इतना बड़ा कर दिया गया, इतना बड़ा कर दिया गया कि धीरे धीरे आगे चल करके वह पाकिस्तान प्राप्त करने में सफल हो गया। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यह वस्तुस्थिति है। अब ठीक है, देश का विभाजन हुआ, मैं बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, जैसे आजाद हिंद सेना, नौ सैनिक विद्रोह, ऐसी भी अनेक घटनाएं हैं। कांग्रेस आंदोलन के अलावा भी जो अनेक घटनाएं हुई हैं, क्रांतिकारक बहुत सारे हुए, इन सब का सम्मिलित परिणाम इस रूप में भारत को स्वाधीनता मिली। लेकिन यह जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई थी, उसके कारण से हमें स्वाधीनता तो मिली, लेकिन खंडित भारत इस रूप में और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हुआ। अब आज हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि आज हमको दिखता नहीं है कि फिर से कुछ हो सकता है, फिर भी हम लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिन बातों के कारण से विभाजन हुआ है, उन बातों को तो पहले दूर किया जाए। यानी राष्ट्र और नेशन, इन दो संकल्पनाओं में ही अंतर है। इसकी स्पष्टता हमारे लोगों को, कम से कम हमारे जो विचारवान स्तर के लोग हैं, उन तक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि अभी भी हम नेशन इन मेकिंग की मानसिकता में बने रहेंगे। तो राष्ट्र क्या है, नेशन क्या है, इसकी स्पष्टता जितनी होती जाएगी, और वो करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो विभाजन हुआ उसमें मुस्लिम लीग को जो भारी सफलता मिली, और मुस्लिम लीग के द्वारा जो सारा दुष्प्रचार हुआ, हम अलग है वाला, दूसरे श्रेणी के भी, छागला जी जैसे भी अनेक मुस्लिम नेता उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से महत्व उन अलगाववादी नेताओं को जो दिया गया। तो यदि आज हमको इसको अनडू करना है, तो जो दो मुख्य कारण, अन्य भी कारण हो सकते हैं, कि राष्ट्र के बारे में स्पष्ट धारणा, कोई कंफ्यूजन नहीं, और राष्ट्र का आधार कोई रिलीजन नहीं होता है, राष्ट्र का आधार संस्कृति होता है। इसलिए तो मुस्लिम रिलीजन होते हुए भी अपन देख सकते हैं ना, दुनिया में कितने सारे देश है जो अगल बगल में रहते हैं, या ये भी इस देश में भी मुसलमान है, उस देश में भी मुसलमान है। अलग अलग देश क्यों है भैया? सारे मुसलमानों का यदि मजहब के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होना होता, तो सारे एक दूसरे से लगे हुए ऐसे कितने सारे देश हैं, उन सब का एक देश क्यों नहीं बना, एक राष्ट्र क्यों नहीं बना? क्यों ईरान अलग है, क्यों इराक अलग है, अन्य भी कितने सारे देश हैं, क्यों ये अलग अलग हैं? बात स्पष्ट है कि राष्ट्र निर्माण जो होता है, राष्ट्र जो बनता है, वह रिलीजन के आधार पर नहीं बनता, वह संस्कृति के आधार पर बनता है, और उससे राष्ट्रीयता निर्धारित होती है। ये राष्ट्रीयता भी रिलीजन के आधार पर नहीं होती। देखिए, इतने सारे देश हैं, अफगानिस्तान है, तुर्कस्तान है, न जाने कितने हैं मुस्लिम देश। कहीं भी इस्लाम स्थान नाम का देश है क्या? कहीं भी नहीं है। ऐसे ही कितने सारे ईसाई मत को मानने वाले देश हैं, यूरोप में देख लीजिएगा, छोटे छोटे से देश हैं। अपने भारत के 2-3 जिलों को मिला करके जिनका क्षेत्रफल हो जाएगा, इतने छोटे देश अगल बगल में है, लेकिन अलग है। ब्रिटेन अलग है, फ्रांस अलग है, जर्मनी अलग है, इटली अलग है, सब ईसाई हैं। यदि रिलीजन के आधार पर ही देश और राष्ट्र का निर्माण होना होता, तो इन सब ईसाई देशों को मिलकर के एक देश क्यों नहीं बना जी? क्योंकि देश रिलीजन के आधार पर नहीं बनता है, संस्कृति के आधार पर बनता है। ब्रिटेन वालों को अपनी ब्रिटिश कल्चर पे गर्व है। फ्रांस वाले, रिलीजन तो वही है, लेकिन उन्हें फ्रेंच कल्चर पे गर्व है।
जर्मनी जर्मन कल्चर पे गर्व है, इटली इटालियन कल्चर पे गर्व है। ईसाई होते हुए भी ये अलग अलग देश हैं, इनमें कितनी बार युद्ध भी हुए, मुस्लिम देशों में भी हुए, ईसाई देशों में भी हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए। तो रिलीजन के आधार पर राष्ट्र नहीं बनता है। तो हिंदुस्तान, भारत के जो अनेक नाम है उसमें से एक हिंदुस्तान भी बड़ा प्रचलित नाम है, बड़ा प्रचलित नाम है। और ये बिल्कुल प्रारंभ की सरकारों ने भी हिंदुस्तान मशीन टूल्स टाइप के इस प्रकार के उपक्रम प्रारंभ किए कि नहीं? किसी में भारत नाम दिया, किसी में इंडिया नाम दिया, किसी में हिंदुस्तान नाम दिया, तीनों नाम अर्थ एक ही है। लेकिन उस हिंदुस्तान में जो हिंदू आता है वह रिलीजन सूचक है, ऐसा ही मान लिया गया। क्यों भैया? अफगानिस्तान में जो अफगान आता है, तुर्कस्तान में जो तुर्क आता है, ये क्या है? रिलीजन है क्या? नहीं है। तो क्या है? ये तुर्कस्तान की राष्ट्रीयता है, तुर्क। अफगानिस्तान की राष्ट्रीयता है, अफगान। तो देश के नाम में जो इस प्रकार से दो शब्दों को मिला करके बनता है, उसमें से एक शब्द वहां की राष्ट्रीयता को दर्शाता है, राष्ट्रीयता को दर्शाता है, वो रिलीजन को नहीं दर्शाता। इसलिए मैंने कहा कि कोई मुस्लिम लैंड नहीं है, कोई क्रिश्चियन लैंड नहीं है, कोई इस्लाम स्थान नहीं है। तो हिंदुस्तान में जो इस देश का नाम है उसमें जो हिंदू आता है, यह रिलीजन सूचक कहां से हो गया भैया? तो यह भी संस्कृति सूचक है, संस्कृति सूचक है। रिलीजन बदला जा सकता है, संस्कृति यथावत रहती है। और यह दुनिया भर में मुस्लिम देशों में भी यह बात देखी जा सकती है। एक ज्वलंत उदाहरण देखना हो तो हम इंडोनेशिया का उदाहरण देख सकते हैं। इंडोनेशिया का उदाहरण, वहां पर जो वायुयान सेना है, सेवा है, उसका नाम क्या है? गरुड़ एयरवेज। अब ये गरुड़ क्या है भाई? ये तो यहाँ के भारतीय तत्व ज्ञान में भगवान विष्णु का वाहन के रूप में है। अब इस गरुड़ का इस्लाम से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने जो पूरा इस मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, शायद दुनिया में सर्वाधिक संख्या में मुसलमान उसी देश में रहते हैं। भारत का नंबर 2 है मुसलमानों की संख्या देशों में जो है, उसके आधार पे इंडोनेशिया का नंबर 1 है। लेकिन वायुयान सेना गरुड़ है। नामों में भी उनके राष्ट्रपति एक हुआ करते थे, सुकर्ण। उनकी पत्नी का नाम मेघवती। अब ये इस्लामी नाम है क्या? ये यहाँ की भारत की संस्कृति से जुड़े हुए नाम है। तो कई लोग उनको पूछा करते हैं, क्या पूछते हैं? अरे तुम तो मुसलमान हो। तो ये वहां पर रामायण मंडलियां इतनी अच्छे रामायण की प्रस्तुति करती हैं, बहुत दुनिया भर में प्रसिद्ध है, सब मुसलमान हैं, लेकिन प्रस्तुत क्या कर रहे हैं? रामायण। जब लोग उनसे पूछते हैं, उनके बड़े नेताओं से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे देश में, ऐसा कैसा है, तो उनका क्या उत्तर रहता? बड़ा प्रसिद्ध उत्तर है सुकर्ण ने जो दिया था, We have changed our religion, not our forefathers and culture. ये सुकर्ण का दिया हुआ उत्तर है। हमने उपासना पद्धति बदली है, अपने पूर्वजों को नहीं बदला है। तो इस्लाम से पहले के भी हमारे जो पूर्वज हैं, हमें उन पर गर्व है। यही बात भारत में मुसलमानों के बीच क्यों नहीं आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है? ऐसे दुनिया के अन्य भी अनेक उदाहरण हम देखें, अनेक उदाहरण देखें तो ध्यान में आता है। अब जैसे तुर्कस्तान में उन्होंने तुर्की भाषा में ये कुरान का अनुवाद किया, तो कट्टरवादी जो मुस्लिम नेतृत्व था दुनिया भर का, वो बहुत नाराज हुआ। ऐसे कैसे किया, तुम कैसे अनुवाद कर सकते हो, वो तो जिस भाषा में है उसी भाषा में चलेगा। तुर्कस्तान वालों ने क्या जवाब दिया? क्या हमारा अल्लाह हमारी तुर्की भाषा नहीं समझता? वो यदि अरबी भाषा समझ सकता है, पारसी भाषा समझ सकता है, अन्य भाषाएं समझ सकता है, तो हमारी तुर्की भाषा भी समझ सकता है। तो हम अल्लाह की इबादत तुर्की भाषा वाले कुरान से करेंगे, ये तुर्कस्तान के मुसलमान कह रहे हैं।
तो भारत में भी अब इस दिशा में मुस्लिम समाज को लाने का प्रयास होना चाहिए कि और अंदर से भी और बाहर से भी। तो ध्यान में आता है कि ऐसी सोच वाले मुसलमान बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में है। लेकिन वही बात जो स्वाधीनता से पहले हो रही थी वही आज थोड़े से अलग ढंग से, लेकिन आज भी होती है, आज भी होती है। अब देखिए, मैं दो मुस्लिम जो जिनके बड़े नाम है, एक का बहुत अच्छा नाम है और एक का बहुत बुरा नाम है। अच्छे नाम वाले का तो मैं नाम लूंगा, बुरे वाले का नाम मैं लगता है भाई साहब के वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा अपन वेट करेंगे, अभी जुड़ जाएंगे वैसा मुझे लगता है। प्रॉब्लम चल रहा है उनके उनके नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। आ गए हैं भाई साहब। आ गए। चलो ठीक है, ठीक है, कुछ न कुछ व्यवधान। वैसे अखंड भारत का विषय को इतना सरल थोड़ी है, बहुत बाधाओं से जूझते हुए भारत अखंड होगा। तो हम भी उसमें से ये एक बाधा झेल लिए कि बीच बीच में रुक गए। चलो कोई बात नहीं। तो मैं दो मुस्लिमों का उदाहरण देना चाह रहा हूं। एक है अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बड़ा नाम है, मुझे इनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना बड़ा नाम है और कितने बड़े काम उन्होंने इस देश के लिए किए। उनके बारे में सबके मन में केवल नितांत आदर का भाव, यही भाव रहेगा। इतना बड़ा व्यक्तित्व। उनकी मृत्यु हुई, उसी के 2-3 दिन के अंदर अंदर एक दूसरा मुस्लिम नाम वो भी बहुत चर्चित, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। उसको फांसी हुई, आतंकवादी था, उसको फांसी हुई। यानी समझ लो कि मुसलमान कैसा होना चाहिए और मुसलमान कैसा नहीं होना चाहिए, ये इन दो मुस्लिमों को देख करके समझा जा सकता है। मुसलमान कैसा होना चाहिए तो डॉक्टर कलाम जैसा होना चाहिए। मुसलमान कैसा नहीं होना चाहिए तो वह जो आतंकवादी था जिसे फांसी हुई कलाम जी के मृत्यु के 2-3 दिन बाद, वैसा मुसलमान नहीं होना चाहिए। अब उस समाज में आज भी दोनों प्रकार के लोग हैं, लेकिन बढ़ावा किनको मिलता है? आजकल बढ़ावे का एक तरीका होता है मीडिया कवरेज। हम देखें, जो अच्छे मुसलमान हैं, देशभक्त मुसलमान हैं, उनको कितना मीडिया कवरेज मिलता है, और जो बुरे मुसलमान जैसा नहीं होना चाहिए ऐसा मुसलमान है, उनको कितना मीडिया कवरेज मिलता है। जैसे मैंने बताया, इनको महत्व देने का तरीका बदल गया, लेकिन महत्व आज भी जो अलगाववादी किस्म के मुसलमान हैं उन्हें दिया जाता है, जो देशभक्त मुसलमान है उन्हें नहीं दिया। तो अलगाववादी मुसलमानों पर कठोर कार्रवाई की जाए, होनी ही चाहिए। बल्कि अलगाववादी सोच वाला कोई हिंदू भी होगा तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज इन गलत नामों को मिलता है और अच्छे नामों को बड़ी मुश्किल से कवरेज मिलता है। अब डॉक्टर कलाम तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, इसलिए उनको कवरेज मिल गया, लेकिन इससे उल्टा होना चाहिए, इससे उल्टा होना चाहिए। अब मैं एक और उदाहरण बताता हूं।
उसमें भी मैं एक का नाम लूंगा, एक का नाम नहीं लूंगा। आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। एक नाम है अपने, चलो उसका नाम ले लूं मैं नहीं लेता, नहीं लेता। जावेद अख्तर, हम जानते हैं, सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है। इनकी कई बातों से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, और उस मनोनयन के जब अंतिम दिन आया, निवृत्ति जब होनी थी, तो उनका जो फेयरवेल स्पीच है वह हुआ था। बहुत अच्छा स्पीच था वो, बहुत अच्छा था और दिल से निकला हुआ था। ठीक है, कुछ बातें मतभिन्नता हो सकती है, आवश्यक नहीं है कि सारी बातों के लिए हम सहमत हो, लेकिन जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में तो असहमति होने का कारण ही नहीं उठता है। जैसे भारत माता की जय, इसके बारे में असहमति का क्या कारण है? लेकिन उस समय पर ही, जो मैं दूसरा उदाहरण बिना नाम के आपको बता रहा हूं, कोई हैदराबाद का एक बड़ा भारी नेता, अपने आप को मानने वाला, उसने कहा था कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब ये अलगाववादी लोगों की इतनी हिम्मत होने लगी है कि डंके की चोट पे सार्वजनिक रूप से भी वे ऐसी बातें कर सकते हैं। ये जो तुष्टीकरण की प्रक्रिया चलती गई, उसी का ये वन ऑफ द दुष्परिणाम। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो भी संसद में है, वो भी संसद में है। जब इनका भाषण हुआ तो इन्होंने उस बात का उल्लेख किया कि एक नेता जो अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानता है, और फिर उसके लिए जावेद अख्तर ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। वो अपने आप को सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि मानता है, लेकिन वो एक शहर का और एक शहरी के, एक शहर के एक मोहल्ले का नेता है केवल, और अपने आप को इतना बड़ा मानता है। जावेद अख्तर ने कहा हुआ है। और फिर वो कहता है वो कौन होता है कहने वाला कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा? मैं मुसलमान हूं, मैं बोलता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 3 बार बोला। लेकिन वह जो दूसरा मुसलमान है, आप देखिएगा आज उसको कितना ज्यादा कवरेज मीडिया में मिलता है, कितना ज्यादा कवरेज मिलता है। और जावेद अख्तर की इस बात के लिए मीडिया में कितना कवरेज हुआ। तो थोड़ा सा वह जो प्रक्रिया उस दौरान, स्वाधीनता से पहले के समय में जो प्रक्रिया चल रही थी मुस्लिम तुष्टीकरण की, थोड़े अलग स्वरूप में आज भी वही चल रहा है। इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। उदाहरण देने हैं तो मुस्लिम समाज में अच्छे देशभक्त मुसलमानों के उदाहरण ज्यादा क्यों नहीं आने चाहिए? अपने बिस्मिल्लाह खां मुसलमान थे, लेकिन उनका बेटा जो इंग्लैंड में रहता था, उसने उनसे कहा, सद्भावना से कहा कि पिताजी अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, क्यों अकेले यहाँ काशी में रहते हैं? मैं लंदन में हूँ, अच्छा खासा घर है, आप लंदन में आकर मेरे साथ रहिए, आपकी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। अब ये बिस्मिल्लाह खां ने क्या उत्तर दिया? बिस्मिल्लाह खां ने कहा, यदि मैं उधर आ गया तो मेरे बाबा विश्वनाथ को सुबह शहनाई बजाकर कौन जगाएगा? कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। अब ये बाबा विश्वनाथ तो हिंदुओं का देवता है, मेरा उससे क्या लेना देना है, इस तरह की सोच में वो नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही, मैं यदि लंदन आ गया तो मुझे रोज मेरे गंगा मैया के दर्शन कैसे होंगे? इसको साधारणतः कलाम सा, ये छागला जी की एक पुस्तक है रोजेज इन दिसंबर, उसमें उन्होंने जो कहा हुआ है, या जो इंडोनेशिया के मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम बाय रिलीजन, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन बट नॉट आवर कल्चर एंड फोरफादर्स, उसी तरह की बात इन्होंने अपनी जो आत्मकथा के रूप में पुस्तक लिखी है रोजेज इन दिसंबर, छागला जी ने, उसमें वो क्या कहते हैं, आई एम मुस्लिम बाय रिलीजन एंड हिंदू बाय रेस, यानी वंश से मैं हिंदू हूं
और उपासना पद्धति से मैं मुसलमान हूं, वंश से हिंदू यानी क्या, मेरे सारे पूर्वजों को मैं स्वीकार कर रहा हूं, सारे पूर्वज जो इस्लाम से पहले के भी पूर्वज होंगे उनको भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो यह मानसिकता मुस्लिम समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों में होनी चाहिए था, मुस्लिम बाय रिलीजन, हिंदू बाय कल्चर। और यही समाधान है इस समस्या का। लंबा समय लगेगा, अनेक प्रकार के प्रयास करने होंगे, कुछ सफलताएं मिलेंगी, कुछ असफलताएं मिलेंगी, लेकिन यह सोच मुस्लिम बाय रिलीजन, हिंदू बाय कल्चर, यह आते ही भारत के सारे इतिहास से उनका जुड़ाव हो जाएगा। फिर महाभारत उन्हें हिंदुत्व मुझ पर थोपा जा रहा है ऐसा नहीं लगेगा। जैसा कि आज के अलगाववादी, हर मुसलमान नहीं बोलता, लेकिन अलगाववादी मुसलमान बोलते हैं और उन्हीं को महत्व दिया जाता है मीडिया में भी और अन्य जगहों पर भी। तो थोड़ा सा दूसरे प्रवृत्ति के जो मुसलमान हैं उनके उदाहरण भी, उनके उल्लेख भी, उनकी बातें भी यदि सामने लाई जाती हैं बड़ी मात्रा में, उस समाज की भी मानसिकता धीरे धीरे बदलेगी। क्योंकि तब जो हुआ था ना कि अलगाववादी मुसलमानों को ही बहुत बढ़ावा दिया और देशभक्त मुसलमानों को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया, इस कारण से अलगाववादी की संख्या बढ़ती गई, देशभक्ति वाले मुसलमानों की संख्या जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी। वैसा ही आज भी हो सकता है, बल्कि हो रहा है कि इन्हीं लोगों को सारा प्रश्रय, सारा कम्युनिकेशन, सारा माध्यम में इनका नाम आता रहता है और अच्छे तरह के जो अच्छे उदाहरण वाले जो मुसलमान हैं उनको नहीं। तो थोड़ा सा इस प्रक्रिया को हमें बदलना पड़ेगा। अलगाववादियों के प्रति बहुत कठोर कार्रवाई, लेकिन सारा मुस्लिम समुदाय वैसा ही है, यह सोच भी गलत। तो जो अच्छे मुसलमान हैं उनका उल्लेख करेंगे। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। मैं कश्मीर का एक उदाहरण बताता हूं, मकबूल शेरवानी 1947 में कबालियों के वेश में जब मुस्लिम पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया था कश्मीर पे, तो यह मकबूल शेरवानी, अब मुसलमान को दिख रहा था वेश वगैरह से, ध्यान में आया मुसलमान है। अब वहां कश्मीर में अधिकांश मुसलमान ही रहते हैं, लेकिन ये देशभक्त मुसलमान था। तो उन्हें श्रीनगर का रास्ता नहीं मिल रहा था, छुप छुप कर आ रहे थे ना सीमा पार करके, तो उन्हें श्रीनगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो ये स्थानीय मुसलमान है तो ये हमको रास्ता बता देगा। उसने रास्ता बताया। कौन सा रास्ता बताया? गलत रास्ता बताया कि मुसलमान भटक जाएं तो अच्छा है। हाँ चालू, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज आ रही है। हाँ बस थोड़ा सा व्यवधान फिर आ गया था थोड़ा सा। और तो ये बहुत बड़ा कारण है कि मुस्लिम पाकिस्तान की सेना जो श्रीनगर पहुंचने में विलंब हुआ, तो हमारी सेना जो आ रही थी वह उससे पहले आ गई और अच्छा मुकाबला हो सका। लेकिन यह जो मकबूल शेरवानी ने उनको भटकाने का काम किया था, तो पाकिस्तान के लोगों ने उसको खोज करके पकड़ करके उसकी बड़ी निर्ममता से हत्या की। यानी कितना बड़ा वो देशभक्त था, उसका उदाहरण कौन लेता है, उसका उदाहरण कौन बताता है? तो थोड़े से और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इवन पाकिस्तान में भी हिंदुत्व के प्रति, अपने, मैं धर्म इस रूप में नहीं कह रहा हूं, संस्कृति इस रूप में जो हिंदुत्व है जिसके आधार पर अपना देश बना है, और यहाँ रहने वाले मुसलमान और ईसाई, हिंदू, सबके लिए वह संस्कृति है। अब पाकिस्तान बना 1947 में, अपना तो हजारों वर्षों से राष्ट्र है, पाकिस्तान तो 47 में बना ना। तो वहां के जो बड़े नेता थे जिन्ना वगैरह, इनको लगा कि भाई अपनी पाकिस्तानी जनता को पाकिस्तान का कुछ इतिहास तो बताना पड़ेगा ना, गौरवशाली इतिहास जिसके आधार पर ऐसे पाकिस्तान को हमें ऊंचा उठाना है, इस तरह की बात लोगों से की जा सके। और पाकिस्तान तो बना ही 47 में, तो क्या किया जाए?
तो वहां के सरकार की ओर से किसी एक को निर्दिष्ट किया गया कि आप एक पुस्तक लिखिए। उन्होंने वह पुस्तक लिखी और वो वहां की सरकार के द्वारा निर्धारित पुस्तक थी, इसलिए उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को पाकिस्तान के एक मंत्री ने वो प्रस्तावना लिखी है। यानी एक प्रकार से उस पुस्तक में जो जो बातें कही गई है उनके प्रति पाकिस्तान की सरकार सहमत है, इस रूप में वह पुस्तक छपी। अब मैं उस पुस्तक का नाम बताता हूं। उस पुस्तक का नाम है, चूंकि पाकिस्तान का कुछ इतिहास ऐसा लोगों को बताया जाए कि उन्हें गर्व हो अपने पाकिस्तान पे, और फिर इस पाकिस्तान को ऊंचा उठाने के लिए वे लोग कुछ करें, ऐसी प्रेरणा देने के लिए जो पुस्तक बनी थी, उस पुस्तक का नाम है 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। जिन्हें यह अब तक मालूम नहीं था, उन्हें यह पुस्तक का शीर्षक सुनकर के आश्चर्य हुआ होगा, धक्का लगा हो, ये पाकिस्तान में 5000 ईयर्स! अरे इस्लाम की स्थापना ही 1500-1600 साल पहले हुई है। उससे पहले 3500 वर्ष भी उन्होंने जोड़ लिए हैं, महाभारत काल से उन्होंने गिना है। तो वो जो 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान में जो पहले के 3500 साल है लगभग, वो कौन सा इतिहास है? तो भारत का इतिहास है। इसलिए वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन बट नॉट आवर फोरफादर्स। यह सुप्त रूप में उन लोगों के मन में है। अब जो अलगाववादी कट्टरवादी लोग होते हैं, उनके प्रचार अन्य अन्य बातों के कारण से इनके विचार बदल जाते हैं, लेकिन मूल में कहीं ना कहीं वह भारत के साथ हम जुड़े हुए हैं। भारत का इतिहास यानी हमारा इतिहास है। यह जो उनकी सोच है, और ये बड़ी मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है। वहां पर लाहौर में जिस स्थान पर शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वो शादमन चौक है, उसके पास बड़ा भारी चौक है, शादमन चौक, उस चौक का नाम है। तो पाकिस्तान के वहां के लोगों ने आपस में विचार विमर्श करते हुए ये तय किया कि यहां पर चूंकि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए इस चौक का नाम हम भगत सिंह चौक कर देते हैं। तो शादमन चौक का नाम भगत सिंह चौक हुआ। वहां की एक बार फिर व्यवधान आ गया है भाई साहब, 1 सेकंड में वापस जुड़ेंगे। भाई साहब जहाँ रहते हैं वहां पर डाटा का प्रॉब्लम रहता है। आवाज सुनाई दे रही? बस अब समाप्त होने पे 5 मिनट बचे, 5-7 मिनट, ठीक है? सुनाई दे रही ना? तो शादमन चौक का नाम और पॉपुलर डिमांड पे, यानी स्थानीय मुसलमानों ने कहा अब भगत सिंह के प्रति ऐसा भाव, तो सुप्त रूप से कहीं ना, हाँ, बाद में आतंकवादियों के डर के कारण से उसका नाम भगत सिंह से बदलकर फिर शादमन चौक करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के कैसी सोच है वहां। तो थोड़ा सा अपने जो रामायण महाभारत सीरियल आते थे, उन सीरियलों के दौरान पाकिस्तान में भी कितनी बड़ी संख्या में जहां जहां ये पहुंच जाता था, इसलिए सरकार को कई बार उस पर पाबंदी लगानी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं अपनी इस संस्कृति के प्रति जुड़ाव का भाव कहीं ना कहीं मन में है। वातावरण जैसा जैसा अपन बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां और बदले, समय लगेगा, इसलिए कहा है पीढ़ियां लगेंगी। आज प्रयास शुरू किया, अगले 1 साल में उसका रिजल्ट आ गया, ऐसा हर बात में नहीं होता है। तो भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान कहीं ना कहीं ऐसा भाव उनके मन में आए, तब फिर आपस में शत्रुता का भाव नहीं रहेगा, आपस में नहीं रहेगा। अन्य अनेक देश हैं अपने आसपास वाले, हम उन देशों का हिसाब लगाएं, वो राजनीतिक दृष्टि से भारत के अंदर नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से लगे हुए होने के कारण से और समान संस्कृति के मानने वाले होने के कारण से उस रूप में है।
तो भारत में राष्ट्र की संकल्पना में जो एक राष्ट्र अनेक राज्य भी है, जो पश्चिम में नहीं है, उनको यह बात समझ ही नहीं सकती है कि एक राष्ट्र है अनेक राज्य, एक राज्य है अनेक राष्ट्र। तो एक राष्ट्र अनेक राज्य क्या होता है? इसलिए वो कहा करते थे कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। तो जैसी स्थिति में आज ये जो अन्य देश हैं, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, ये राजनीतिक दृष्टि से आज देशों के जो स्थिति रहती है उस आधार पर वो भारत का अंग नहीं है, लेकिन साधारणतः जिसको हम सांस्कृतिक स्वरूप में कहते हैं उसके अंतर्गत ही आते हैं। आज उस प्रकार का पाकिस्तान और बांग्लादेश है क्या? दुर्भाग्य से नहीं है। तो जैसे इन देशों की स्थिति है, थोड़ा ऊंच नीच होता रहता, अभी थोड़े जैसे नेपाल से कुछ संबंधों में खटास आई है, फिर मिठास आ जाएगी। कभी श्रीलंका से संबंधों में थोड़ी खटास आ जाती है, फिर मिठास आ जाएगी। ऐसे छोटी छोटी बातें बीच बीच में होती रहती है, लेकिन कुल मिलाकर के जिस स्थिति में ये देश है उस स्थिति में पाकिस्तान बांग्लादेश आए, वहां के मुसलमान। अब ये कठिन है, हाँ कठिन है जी। एक बार फिर व्यवधान आ गया है। सुनिए, भाई साहब जहाँ रहते हैं वहां पर इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता था। भाई साहब ने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम आवे, तो यही विचार किया था कि यदि ऐसी प्रॉब्लम हुई तो अब स्क्रीन को ऑफ करके सिर्फ ऑडियो ऑन रखेंगे। लेकिन अपन ने वीडियो को ऑन रखा और सारा बौद्धिक ठीक प्रकार से चला। अंत में थोड़ा सा व्यवधान आ गया है। एक कुछ समय के लिए 1 मिनट वेट करते हैं भाई साहब का। ऐसा जुड़ रहे हैं, 1 सेकंड। भाई ओ भगवान। जी चलो वैसा। चालू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए आवाज वैसा। पहुंची तो बता दो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? आपकी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी, आ गया आ गया। आवाज आ रही है भाई साहब? आप बताइए। आवाज आवाज आ गई ना? आवाज आ रही ठीक। है, हाँ हाँ ठीक। जी। तो भारत के भी और पाकिस्तान बांग्लादेश के भी मुसलमानों की मानसिकता है आज अपने को लगभग असंभव लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां बदलती हैं, समय के साथ चीजें बदलती हैं, यह स्थिति भी बदलेगी। पाकिस्तान की भी स्थिति आज जैसा है, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसमें से भी अलग होने की प्रवृत्तियां, आवाजें उठ रही है कि नहीं उठ रही है? तो कोई लिख करके दे सकता है क्या कि अब बचे हुए पाकिस्तान का दोबारा विघटन नहीं होगा? बल्कि दुनिया के जो ओ भगवान। अरे रे, लगता आवाज है आ कि रही आज है, आप बताएं। हाँ ठीक, बस बस बस। आवाज आ रही तो है। हाँ, तो मानसिकता में बदल होता है, लेकिन मानसिकता का बदल जो है पीढ़ियों के आधार पर होता है। फिर से बंद हुआ क्या? अरे यार।
ऐसा लगता है कि भाई साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो धन्यवाद के क्रम में भाई साहब सदानंद जी सप्रे भाई साहब अपने अमूल्य समय में से हमारे को उन्होंने समय दिया। आज भाई साहब के काफी कार्यक्रम थे, व्यस्तता काफी थी, इसके बाद भी विश्व समाज केंद्र चित्तौड़ ने उनको निमंत्रण किया और उन्होंने तुरंत ही स्वीकार करके और हमारा एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया हमारा। इसके अलावा फेसबुक लाइव पर उपस्थित सभी सभी जो हमारे साथ में फेसबुक पर वर्चुअली रूप से जुड़े रहे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। लाइक आते रहे, काफी कमेंट, काफी शेयर वगैरह उनके साथ में हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। मैं वीएस के टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा जो पीछे बैक स्टेज पे रह के उन्होंने हमारे साथ काफी वर्चुअल काम किया है, उन सभी का धन्यवाद। अंत में मैं एक अखंड भारत की आरती के लिए आह्वान के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा कि अखंड भारत की आरती का अपन ने आह्वान किया है। और उसके साथ में अपनी जो तस्वीर है अखंड भारत की, माल्यार्पण करें, दीप जलावें और आरती अवश्य करें। इसके साथ ही फेसबुक पर निश्चित रूप से जुड़े रहे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। लाइक आते रहे, काफी कमेंट, काफी शेयर वगैरह उनके साथ में हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। मैं वीएस के टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा जो पीछे भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही यदि आरती करते हुए यदि कोई चित्र और वीडियो वीएसके को भेजेंगे तो जरूर उसका हम स्वागत करेंगे। हमारे विश्व समाज केंद्र के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है 7014209364 पर आप यदि भेजेंगे तो उसको हम उसका आज के समापन करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अमूल्य समय में से हमें निकाल कर उन्होंने समय दिया। अंत में भाई साहब का जो प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से हो रहा है तो उसके लिए भाई साहब से एक बार फोन करके जरूर उनका धन्यवाद करके जय हिंद जय भारत। मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा जी भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है।